बीएससी पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, फिलहाल हम जाइलम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जाइलम का पार्ट फर्स्ट और जाइलम सेकंड के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियो के माध्यम से विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। जाइलम का जो पहला वीडियो था हमारा, उसमें हमने जाइलम का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था। जाइलम के क्लासिफिकेशन के बारे में, ओरिजिन के आधार पे, साइज के आधार पे और कितने टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में। सेकंड वीडियो में एलिमेंट्स को हम आगे बढ़ाया था और ट्रेकिड्स के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने कहा था जाइलम के अंदर अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है और मुख्य रूप से जो सेल्स हैं वो ट्रेकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा, इस तरह की जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती है उनमें से ट्रेकिड्स के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। और इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं अब, और आज का जो वीडियो है हमारा, ये जाइलम का तीसरा पार्ट है हमारा। ये सिलेबस है आपके सामने। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो रेड कलर का जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आज हम कोशिश करते हैं कि जाइलम वाला पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। परमानेंट टिश्यूज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, स्पेशियल। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हमारा कंप्लीट हो चुका था। कॉम्प्लेक्स परमानेंट हमारा चल रहा है और इसमें हम लोग जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब हमारा ये है, कोशिकाओं का एक समूह होता है जो ओरिजिन और कार्यों के में सिमिलर है, लेकिन स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तभी हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और कॉम्प्लेक्स में हम जाइलम और फ्लोएम को रखते हैं। जाइलम पानी का कंडक्शन करता है और फ्लोएम भोजन को पूरे प्लांट में पहुंचाने का काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का नेक्स्ट वीडियो, जाइलम पार्ट 3। 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यह आपका जाइलम का तीसरा वीडियो है आज। एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है। मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं वो जाइलम में पाई जाती है। नंबर 1 ट्रेकिरी एलिमेंट्स, नंबर 2 फाइबर्स, नंबर 3 पेरेन्काइमा सेल्स। ट्रेकिरी एलिमेंट्स को 2 भागों में डिवाइड किया था हमने, ट्रेकिड्स और वेसल्स। ट्रेकिड्स का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम वेसल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड पॉइंट में फाइबर्स लिखा हुआ है। फाइबर्स में हम फाइबर ट्रेकिड्स के बारे में पढ़ेंगे और लिवरीफॉर्म फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे। और 3 नंबर पे पेरेन्काइमा लिखा हुआ है, इसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जाइलम वाला जो पार्ट है हमारा, उसको आज हम कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर हमें बॉटनी की लाइन में रहना है तो जाइलम को निश्चित रूप से हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और यही धारणा लेकर आप अपने दिमाग में चलिए। ये जाइलम की अलग अलग कोशिकाएं हैं जो पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। नंबर 1 ट्रेकिड्स, 2 नंबर डायग्राम वेसल्स, 3 नंबर डायग्राम जाइलम पेरेन्काइमा, 4 नंबर डायग्राम जाइलम फाइबर। 1 नंबर के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज जो 2 नंबर पे डायग्राम बना हुआ है वेसल्स, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ट्रेकिड पहले वाला डायग्राम, वेसल्स दूसरे वाला डायग्राम, दोनों की स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दोनों में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको। ट्रेकिड्स के विस्तृत अध्ययन हम लोग कर चुके हैं और अब जो भी बात हम लोग कर रहे हैं वो वेसल्स के बारे में करेंगे। 2 नंबर वाले डायग्राम के बारे में हम करेंगे। ये बात मैंने आपको बतलाई थी, फिर से आपको याद दिलाया जा रहा है। ट्रेकिरी एलिमेंट्स, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स। ट्रेकिड का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेसल्स के बारे में, जो मुख्य रूप से एंजियोस्पर्म में पानी का संवहन करती है। हमने कहा था जिम्नोस्पर्म में मुख्य रूप से ट्रेकिड्स ये काम करती है, लेकिन एंजियोस्पर्म में पानी के संवहन का जो मुख्य कार्य है वो वेसल्स के द्वारा कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। सबसे पहला टॉपिक ओरिजिन के बारे में। प्राइमरी जाइलम में अगर वेसल्स उपस्थित है तो ये प्रोकेम्बियम के द्वारा बनता है
और अगर ये सेकेंडरी जाइलम में है तो ये वेस्कुलर कैम्बियम में बनता है। और यही बात हमने ट्रेकिड्स के सेंस में भी आपको बतलाई थी, तो वही बात आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसा हम कह रहे हैं, मोस्ट कॉमनली ये जाइलम जो कि एंजियोस्पर्म का जाइलम है उसमें उपस्थित है। इसके अलावा ये टेरिडोफाइट्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने आपके सामने लिखे हैं, शिलेजिनेला और टेरिडियम के स्टेम में भी ये पाए जाते हैं। और हमने कहा है कि सामान्यतः मोनोकॉट के स्टेम में ये एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसके अलावा जो प्लांट पानी में उपस्थित होते हैं उनमें भी जाइलम की जो वेसल्स हैं उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि पूरा का पूरा प्लांट ही पानी में जब पाया जाता है तो संवहन करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है उस प्लांट में नहीं होती है। इसलिए जाइलम का जो डेवलपमेंट है, पर्टिकुलरली जो वेसल्स हैं वहाँ पर बहुत ही कम विकसित होती है या अब्सेंट भी हो सकती है। ये केवल वेसल्स का डायग्राम आपके सामने है। 4 डायग्राम शुरू में मैं आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ पर ट्रेकिड भी थी, वेसल्स भी था, पेरेन्काइमा भी थी और फाइबर्स भी था। यहाँ पर केवल वेसल्स का डायग्राम आपके सामने है। बहुत ही सिंपल रूप से आप देख सकते हो, एक पाइप के समान संरचना है वो आपको दिखाई दे रही है, और इसी पाइप के समान संरचना होने के कारण पानी का संवहन है वो बहुत आसानी से हो सकता है। जिस प्रकार से हमारे घरों में जो पानी की सप्लाई होती है, वाटर पाइप जो होते हैं, ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो कि जो ट्रेकिड का जो ये जाइलम का जो वेसल्स है वो भी बिल्कुल पाइप के समान स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रही है। और यही कारण है कि पानी के कंडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। डियर फ्रेंड्स, इसी डायग्राम को आप अपने दिमाग में रखिएगा और हम इस डायग्राम को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये किस तरह से सेल्स है, किस प्रकार की इसकी शेप है, कौन सी केमिकल इसको आप बनाने में इसकी हेल्प करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जैसा कि अभी आप देख कर आ रहे हो, लॉन्ग है, गोलाकार है, ट्यूब के समान है। ये एलएस में हमें दिखाई दे रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इसका टीएस देखेंगे तो निश्चित रूप से ये हमें गोलाकार दिखाई देगा। जिस प्रकार से एक रिंग हमारे सामने गोलाकार होती है, ठीक उसी तरह से ये गोलाकार होता है। कोशिकाएं निश्चित रूप से थिक वॉल्ड है, क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा की बनी हुई होती है, और ये थिकनेस किसके कारण से है? लिग्निन के कारण से है। तो ये है स्ट्रक्चर के पार्ट, और उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। आपने जैसा मैंने कहा था, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बीच के अंदर जो पाइप नुमा संरचना थी, काफ़ी वाइड केविटी है वो आपको दिखाई दे रही है, और ये केविटी ट्रेकिड्स के मुकाबले में छोटी होती है। लेकिन ट्रेकिड है वो गोलाकार, ये सिलिंड्रिकल नहीं होता है, वो थोड़ा सा लंबाई लिए इलोंगेटेड होता है, एंड्स भी टेपरिंग एंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए वाइड सेंट्रल केविटी है वो प्रेजेंट है। प्रोटोप्लास्ट अब्सेंट है, इसलिए ये कोशिकाएं डेड होती है। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो 7 नंबर पॉइंट में आपको दिखाई दे रही है, जो गोलाकार सेल्स होती है, जैसा कि मैंने कहा टीएस में ये सर्कुलर होता है। बहुत सारी गोलाकार सेल्स सर्कुलर एक दूसरे की अगर ऊपर हम अरेंज करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से एक पाइप के समान संरचना बनकर हमारे सामने आ जाती है। अक्सर क्लास में मैं एग्जांपल देता हूँ, हाथों में पहनने वाले जो कड़े होते हैं या जो कंगन होते हैं, गोलाकार शेप लिए हुए होते हैं, अगर उन कंगन को हम एक के बाद अगर अरेंज करते चले जाएं, निश्चित रूप से हमारे सामने एक पाइप के समान स्ट्रक्चर बनकर सामने आती है। ठीक वही बात यहाँ पर होती है। जो टीएस में सेल्स गोलाकार है, उन गोलाकार सेल्स को अगर हम एक के ऊपर एक अरेंज करते चले जाएंगे तो एक पाइप नुमा संरचना बनकर हमारे सामने आती है, और बीच के अंदर वो खोखला होता है। खोखला होने के कारण से पानी का संवहन है वो आसानी से हो सकता है, और पूरी की पूरी जो संरचना है वो हमें एक वाटर पाइप के समान दिखाई देती है, जो कि अंदर से परफोरेटेड, मतलब खोखला होने के कारण से पानी का संवहन है वो आसानी से हो जाता है। आगे चलिए 8 नंबर पॉइंट में हम आते हैं। अगर इस परफोरेशन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पर केवल एक ही लंबा चौड़ा छिद्र बना हुआ है,
तो उसको हम कहते हैं सिंपल परफोरेटेड प्लेट। और अगर उसके अंदर बहुत सारे छिद्र बने हुए होते हैं तो हम उसको कहते हैं मल्टीपल परफोरेशन प्लेट। दो चीज़ें आपके सामने आ गई। पूरा का पूरा पाइप अगर एकल है, सिंगल है, तो वो सिंपल हुआ। अगर उस पर्टिकुलर के अंदर कोई जालिकावत नुमा संरचनाएं बनी हुई है, जैसे जैसे हम लोग घर में छलनी यूज करते हैं, उस प्रकार की संरचना अगर लिए हुए होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे छेद होते हैं। उस प्रकार की स्ट्रक्चर को हम मल्टीपल परफोरेशन प्लेट के नाम से जानते हैं। अगर दोनों प्लेट का हम कंपैरिजन करें तो सिंपल परफोरेशन प्लेट को एडवांस माना गया है मल्टीपल के मुकाबले में। क्यों माना गया है कि अगर मान लीजिए प्रिमिटिव में मल्टीपल था, बहुत सारे छिद्र थे, लेकिन उनके बीच की जो दीवारें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लूज हो गई, और पूरा का पूरा एक सिंगल पोर वहाँ पर बनकर हमारे सामने आ गया है। डियर फ्रेंड्स, इसी कारण से सिंपल को ज़्यादा एडवांस्ड माना गया है और मल्टीपल को ज़्यादा प्रिमिटिव माना गया है। उसके बाद में हम आते हैं उसकी कोशिका भित्ति के बारे में। निश्चित रूप से थिक वॉल्ड होती है, मजबूत होती है, लिग्निफाइड है, लिग्निन के कारण से ऐसा होता है। और जिस प्रकार से ट्रेकिड्स में हम लोगों ने बात की थी, ठीक उसी तरह से जब इसके सेकेंडरी वॉल के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन होता है तो वो अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जैसे हमने बात की थी, ठीक वही प्रोसीजर है वो यहाँ पर फॉलो हमें करना पड़ेगा जिस तरह से हमने ट्रेकिड में किया था। यहाँ पर भी वही 5 प्रकार से डिपोजिशन हो सकता है। नंबर 1 एनुलर, नंबर 2 स्पाइरल, नंबर 3 रेटिकुलेट, नंबर 4 स्क्लेरिफॉर्म, नंबर 5 पिटेट। वही सेम डायग्राम्स यहाँ पर आपको वापस से याद करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। वही बीच की स्ट्रक्चर लेकर अगर हम लोग चलें तो देखिए, पहले वाला डायग्राम एनुलर है, गोलाकार रिंग के समान संरचनाएं बन रही है। स्पाइरल सांप नुमा सर्पिलाकार, 3 नंबर स्क्लेरिफॉर्म सीढ़ी नुमा, 4 रेटिकुलेट जालिकावत जाली नुमा, 5 गर्त। गर्त 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए 2 डायग्राम्स हमारे आपके सामने हैं। एक को हमने कहा है सिंपल, दूसरे को कहा है हमने बॉर्डर। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये हम पहले बता चुके हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्या डिफरेंस होता है। फिलहाल हम वेसल्स की बात कर रहे हैं और वेसल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो किस प्रकार से होता है। अलग अलग वे में होता है और अलग अलग वे में होने के कारण से ये डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं। एनुलर के अंदर लिग्निन का डिपोजिशन रिंग लाइक मैनर में होता है, इसलिए बहुत सारी रिंग्स बनकर जो एक के ऊपर एक जो अपने कॉइन्स के समान संरचनाएं बनकर हमारे सामने आती है। जहाँ पर ये रिंग्स बनती है वहाँ पर निश्चित रूप से वॉल है वो थिक होती है और बाकी जगह पर वो थिन रह जाती है। तो निश्चित रूप से 2 रिंग के बीच में थिन वो होता है और जहाँ ये रिंग बनती है वहाँ पर वो थिक हो जाता है। तो एनुलर का मतलब ये है वलियाकार रिंग के समान संरचनाएं बनकर हमारे सामने आती है। और जैसा मैंने कहा, 2 के बीच में जो गैप रह जाता है वो अनथिकेंड मतलब थिन रह जाता है। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर वेसल्स में भी पाई जाती है और ट्रेकिड्स में भी पाई जाती है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले बात कर ली। निश्चित रूप से ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखने का काम करती है और दीवार को क्लैप्स होने से बचाती है, क्योंकि मजबूती तो निश्चित रूप से देनी पड़ेगी। और जब इस पाइप नुमा संरचना में पानी का कंडक्शन होगा तो इसकी मजबूत होना जरूरी है। सेकंड में हम आते हैं स्पाइरल या हेलिकल सर्पिलाकार, और यहाँ पर लिग्निन का जो डिपोजिशन हो रहा है वो स्पाइरल बैंड्स के रूप में हो रहा है। जिस प्रकार से एक सांप या स्नेक चलता है ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा है और निश्चित रूप से पूरी दीवार को कवर करके रखेगा। पिछले वाले के अंदर हमने देखा था एनुलर के अंदर जहाँ पर वो रिंग बन रही थी वहीं पर थिक था, बाकी में थिन था। लेकिन जब ये सर्पिलाकार रूप में चलेगा तो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचेगा उस पर्टिकुलर दीवार पर जहाँ पर सर्पिलाकार वे में इसका लिग्निन का डिपोजिशन नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर डिपोजिशन होगा वहाँ पर ये थिक हो जाएगी और जहाँ पर डिपोजिशन नहीं होगा वहाँ पर ये थिन रह जाएगी। लेकिन ये भी एक वे है कि किस प्रकार से डिपोजिशन होता है। ये ट्रेकिड्स में भी पाई जाती है और
वेसल्स में निश्चित रूप से है, और एनुलर के मुकाबले में ये ज़्यादा मजबूती लिए हुए होता है। और उसके बाद में हम चलते हैं नेट लाइक या रेटिकुलेट के अंदर, और इसमें लिग्निन का डिपोजिशन नेट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होता है, और जो अगर हम उसको देखें तो हमें एक जाल के समान, एक नेट के समान स्ट्रक्चर है वो नज़र आता है। तो जहाँ पर डिपोजिशन हुआ वहाँ पर ये थिक हो गया, और जहाँ पर नहीं हुआ वहाँ पर ये थिन रह गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल वॉल है वो भी इरेगुलर शेप के अंदर होती है। तो डियर फ्रेंड्स, और ये वेसल्स जो कि स्टेम की, रूट की, लीव्स की जो एंजियोस्पर्म है उसमें इस प्रकार की थिकनिंग है वो निश्चित रूप से पाई जाती है। 4 नंबर में हम चलते हैं स्क्लेरिफोरम। इन सब के बारे में हम ट्रेकिड्स में बात कर चुके हैं, इसलिए बहुत ही शॉर्ट में मैं बात कर रहा हूं आपसे। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन लेकर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए। तो स्क्लेरिफोरम जो है सीढ़ी नुमा या लेडर लाइक, यहाँ पर लिग्निन का जो डिपोजिशन हो रहा है वो बेंड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हो रहा है। जिस प्रकार से सीढ़ी होती है, हम लोगों ने निश्चित रूप से सीढ़ी देखी होगी ऊपर चढ़ने के लिए, तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर भी लेडर लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के अल्टरनेट निकले हुए होते हैं, और उसी कारण से इसका नाम स्क्लेरिफोरम पड़ा है। और इस कारण से जहाँ से ये निकल रहे हैं वहाँ पर थिक हो जाएगी, जहाँ से ये नहीं निकल रहे हैं वहाँ पर थिन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही अल्टरनेट वाली सिचुएशन चलती है। और जाइलम की वेसल्स और ट्रेकिड्स के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं हैं वो पाई जाती है। हम लोग लास्ट में आ गए हैं पीटेड, गर्तनुमा। और गर्तनुमा का मतलब जो पहले मैंने आपको बताया था ट्रेकिड्स वाले केस में, यहाँ पर भी जो कुछ पर्टिकुलर जगह है गर्त है वहाँ पर थिकनिंग है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पर गर्त या पीट्स नहीं होते हैं वहाँ पर थिन होती है। इसलिए कुछ जगह पर ये थिक है और कुछ जगह पर ये थिन होती है, और इस प्रकार की स्ट्रक्चर मोस्ट कॉमन टाइप है वो इसको माना गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पिटेड वाली स्ट्रक्चर है, और ये जो पिट्स हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं, और दे आर इलोंगेटेड इन गिविंग स्क्लेरिफॉर्म अपीयरेंस। दिखने में हमें सीढ़ीनुमा संरचना के रूप में भी दिखाई दे सकते हैं। साधारणतः या सर्कुलर होते हैं, ये गोलाकार होते हैं ये, और सिंपल और बॉर्डर पिट्स के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं। ट्रेकिड के केस में भी मैंने आपको बताया था, सिंपल पिट है उसके जो दीवारें हैं, सेकेंडरी वॉल है, उस पर थिकनिंग नहीं होती है, लेकिन जो बॉर्डर पिट है उसके सेकेंडरी थिकनिंग है वो पाई जाती है। दोनों में यही मेन डिफरेंस है, एक में थिकनिंग है और एक में थिकनिंग नहीं है। एक को हम कहते हैं सिंपल और एक को हम कहते हैं बॉर्डर पिट्स। हमें मालूम होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, काम क्या करता है, वेसल्स क्या काम करती है? निश्चित रूप से पानी के संवहन में काम करती है। और डियर फ्रेंड्स, ट्रेकिड्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मोर एफिशिएंटली है वो पानी का कंडक्शन करती है, क्योंकि जो इसकी आकृति है, जो इसकी शेप है, वो एक पाइप नुमा होने के कारण से बहुत आसानी से पानी का संवहन होता है। और निश्चित रूप से पानी के साथ में मिनरल्स भी पूरे प्लांट में चले जाते हैं जो रूट से चलते हैं। और इस तरह से यही कहा गया है कि मोर एफिशिएंट इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स देन ट्रेकिड्स, क्योंकि इसके अंदर परफोरेशन प्लेट पाई जाती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और थिक वॉल्ड होने के कारण से ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम भी है करती है। एक छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें ये देखना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है वेसल्स में और ट्रेकिड्स के अंदर। ट्रेकिड्स के बारे में कहा गया है कि ये वेस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती है, और वेसल्स के बारे में कहा गया है कि ये केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स जो स्टार्टिंग में मैं आपको देकर आया हूँ उनके अंदर जरूर पाई जाती है, लेकिन इन जनरल कॉमनली ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं, ट्रेकिड्स है वो वेसल्स के मुकाबले में छोटी होती है। यही पॉइंट सेकेंड में लिखा हुआ क्या है, वाहिकाओं की तुलना में वाहिनिकाएं छोटी होती है। और जो वेसल्स है वहाँ पर लिखा हुआ है कि बहुत सारी वाहिकीय सदस्यों से मिलकर बनी होती है और अधिक लंबी होती है। इस कारण से पानी का संवहन बहुत आसानी से हो सकता है। ट्रेकिड में लिखा गया है इनका डायमीटर कम होता है, और वेसल्स में लिखा गया है
इन वाहिनिकाओं के मुकाबले में इनका डायमीटर ज़्यादा होता है। 4 नंबर पॉइंट्स में पिट्स के बारे में बतलाया गया है। अपेक्षाकृत संख्या में कम होते हैं और यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, अधिक होते हैं। लेकिन छोटे हैं लेकिन ज़्यादा है, वहाँ पर बड़े हैं लेकिन कम है। और वाहिनिकाएँ परफोरेटेड नहीं होती है, जैसे हमने बात की थी, और वेसल्स है वो परफोरेटेड होती है, और उसके कारण से पानी का जो संवहन है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर है, बहुत आसानी से हो सकता है। इसलिए अगर दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंस करें तो वेसल्स ज़्यादा यूजफुल है, मोर एफिशिएंट है कंडक्शन ऑफ वाटर में। यही बात हम लोगों ने पिछले स्लाइड में की थी। और डियर फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपका वेसल्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। ट्रेकिड कंप्लीट हो गई और उसके बाद में वेसल्स कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं फाइबर्स के ऊपर। फाइबर्स को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 फाइबर ट्रेकिड्स और नंबर 2 लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। जैसा कि नाम आ रहा है पहले के अंदर, फाइबर और ट्रेकिड्स, यहाँ फाइबर भी होगा, यहाँ ट्रेकिड्स भी होगा। दोनों के बीच की जो स्ट्रक्चर होगी उसको हम फाइबर ट्रेकिड्स कहेंगे। और सेकेंड में हमने लिख रखा है लिब्रिफॉर्म फाइबर। ये वही फाइबर है जो पहले हम स्क्लेरेन्काइमा में पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी बात हम वापस करेंगे यहाँ पर। पहले चलते हैं हम फाइबर ट्रेकिड्स के बारे में। पहले वाले पॉइंट में आपको यही बतलाया गया है कि ये ट्रेकिड्स से डेवलप्ड होते हैं। ट्रेकिड्स के ऊपर जब लिग्निन का जमाव शुरू हो जाता है, धीरे धीरे दीवारें मोटी होती चली जाती है, और जिस तरह से दीवारें मोटी होती है, बीच के अंदर जो ल्यूमेन है, जो केविटी है, वो संकरी होती चली जाती है। क्योंकि अल्टीमेट इस ट्रेकिड को फाइबर में कन्वर्ट होना है। एक दिन में ट्रेकिड से फाइबर नहीं बन सकता। बीच के अंदर बहुत सारी ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर्स होती है, और इन्हीं ट्रांजिशनल स्ट्रक्चर्स को हम लोग फाइबर ट्रेकिड्स के नाम से जानते हैं, जो न तो ट्रेकिड है और न ही फाइबर है। इस कारण से इसको फाइबर ट्रेकिड के नाम से जानते हैं। हमेशा क्लास में मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मोटा व्यक्ति है जो मान लीजिए पतला हो रहा है, एक पतला व्यक्ति है जो कि मोटा हो रहा है। एक दिन में वो पतले से मोटा नहीं हो जाता या मोटे से पतला नहीं हो जाता है। निश्चित रूप से दोनों के बीच की जो अवस्था होती है, जो आइडियल कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं न तो ये मोटा है न ही ये थिन है, पतला है, तो बीच की जो कंडीशन होती है उसको हम फाइबर ट्रेकिड्स के नाम से जानते हैं। ये ट्रेकिड और फाइबर के बीच की स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम है फाइबर ट्रेकिड्स। डियर फ्रेंड्स, जब ट्रेकिड से फाइबर बनता है तो पिट्स के नंबर भी डिक्रीज होते चले जाते हैं, और जो ल्यूमेन है वो संकरी होती चली जाती है, क्योंकि दीवारों के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है वो होता चला जाता है। और 4 नंबर में यही बात बतलाई गई है कि फाइबर और नॉर्मल ट्रेकिड के बीच की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम फाइबर ट्रेकिड के नाम से जानते हैं, और ये मुख्य कार्य मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। उसके बाद में हम आते हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, स्क्लेरेन्काइमा में हम लोगों ने ये पढ़ा था। स्क्लेरेन्काइमा को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में डिवाइड किया था। नंबर 1 फाइबर और नंबर 2 स्क्लेरिड्स। तो वहाँ पर जो हमने फाइबर पढ़ा था वही फाइबर है जो आपको लिब्रिफॉर्म फाइबर के नाम से जाना जाएगा। और वही पॉइंट्स एक बार पुनः मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है। मोनोकोट की हाइपोडर्मिस में है। बंडल शीथ जो कि वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ होती है, उसमें भी ये सेल्स पाई जाती है। जलीय पादपों में पाई जाती है। डाइकोट स्टेम के पेरिसाइकिल में पाए जाते हैं। लाइकोपोडियम स्टेम के कॉर्टेक्स में भी ये सेल्स पाई जाती है। हम लोग बात कर रहे हैं लिब्रिफॉर्म फाइबर के बारे में। 2 प्रकार, जाइलम में पाए जाने वाला जाइलरी फाइबर, जाइलम के अलावा एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर जैसे कि फ्लोएम में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में पाया जाता है, पेरिसाइकिल में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी बात हो रही है वो जाइलरी फाइबर्स के बारे में बात हो रही है, जो जाइलम में पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर स्क्लेरेन्काइमा में भी दिखा चुका हूँ। इलोंगेटेड है, देखिए लंबी लंबी संरचनाएँ हैं, पॉइंट्स निकले हुए हैं,
दीवारें मोटी है, लिग्निफाइड है, बीच में केविटी दिखाई दे रही है, पिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो लंबी संरचना है वो एलएस है और जो हेक्सागोनल है वो टीएस है। ये दोनों संरचनाएं हैं वो आप देख लीजिए। लंबाई 0.2 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर यानी 55 मिलीमीटर तक हो सकती है। दीवारें मोटी है, डिग्निफाइड है, एंड्स है वो पॉइंट निकले हुए हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया था, और लुमेन है वो वेरी स्मॉल, क्योंकि दीवारें काफ़ी मोटी हो जाती है, इसके कारण से वो पतले बीच में केविटी कम हो जाती है। फाइबर्स बीच में खाली होते हैं, मृत होते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। और टीएस में जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, हेक्सागोनल यानी पॉलीगोनल है, और ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, और इसके ऊपर सिंपल पिट्स पाए जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, फंक्शन क्या होता है? जब ये जाइलम में प्रेजेंट है तो कंडक्शन ऑफ वाटर इसका मुख्य कार्य होता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम होता है। लेकिन जाइलम के अलावा जब और कहीं पर पाए जाते हैं तो ये दूसरे कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसा कि कॉमर्शियल पर्पज़ में, फ्लेक्स के रूप में, जूट के रूप में, नारियल के रूप में, कॉटन के रूप में, बहुत सारे यूजेस हैं वो इसके यहाँ पर है। लेकिन चूंकि हम लोग फिलहाल जाइलम की बात कर रहे हैं तो जाइलम में मैकेनिकल सपोर्ट और कंडक्शन ऑफ वाटर है वो इसका मुख्य कार्य है। बाकी चीज़ें हैं वो फ्लोएम और दूसरी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होगी। अब हम आ गए हैं लास्ट पॉइंट में। जाइलम का लास्ट पार्ट है जाइलम पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा साइड में आप डायग्राम देख रहे हो इसका, बिल्कुल सिंपल जैसे सेल होती है वो जाइलम पेरेन्काइमा के रूप में। ये प्राइमरी जाइलम में भी पाया जाता है और सेकेंडरी जाइलम में भी पाया जाता है। प्राइमरी जाइलम इसकी दीवार पतली होती है और सेकेंडरी जाइलम इसकी दीवार है वो थिक और लिग्निफाइड होती है। पेरेन्काइमा भी दो प्रकार की होती है, एक को हम कहते हैं एक्सियल पेरेन्काइमा और एक को हम कहते हैं रे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के नाम से ही मतलब मालूम चल रहा है कि ये जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन जब ये थिक और डिग्निफाइड हो जाती है तो ये बाद में चलकर डेड भी हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, दोनों में क्या फ़र्क है? एक्सियल पेरेन्काइमा क्या होती है और रे पेरेन्काइमा क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम के बीच में जब मैंने आपसे पहले कहा था कि कैम्बियम हो सकता है, जैसा कि डाइकोट प्लांट्स में होता है। कैम्बियम की जब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कैम्बियम एक होती है फ्यूजिफोरम और एक होती है रे इनिशियल्स, और ये दोनों अलग अलग प्रकार की पेरेन्काइमा का निर्माण करती है। जो फ्यूजिफोरम प्रकार की प्रारंभिक कोशिकाएं होती है कैम्बियम की, वो एक्सियल पेरेन्काइमा बनाती है, और जो रे इनिशियल्स होती है वो रे पेरेन्काइमा बनाती है। कैम्बियम की स्ट्रक्चर के बारे में जब कैम्बियम का टॉपिक आएगा तब हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये है पेरेन्काइमा के बारे में। और पेरेन्काइमा चूँकि जीवित होती है इसलिए ये फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करती है, पानी को भी स्टोर करती है, निश्चित रूप से स्टोर करने का काम करती है, क्योंकि जीवित कोशिकाएं हैं। और जब ये थिक वॉल्ड हो जाती है जैसा कि सेकेंडरी जाइलम में, तो वहाँ जाके जब मोटी भित्ति वाली हो जाएगी, डेड हो जाएगी, तो अल्टीमेट ये पेरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा में भी बदल जाती है और इनका फंक्शन भी बदल जाता है। तो ये जाइलम का लास्ट वाला पार्ट था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि जाइलम वाला टॉपिक हमारा 3 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। लेकिन तीनों वीडियो को एक साथ देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हमारी एक कंटिन्यूटी बन पाएगी। जाइलम को हमने शुरुआत की इंट्रोडक्टरी पार्ट से, सेकंड में हम लोग वेसल्स ट्रेकिड्स के बारे में आए, और तीसरे वाले वीडियो में हम लोग वेसल्स के बारे में, ट्रेकिड फाइबर के बारे में, लिब्रिफॉर्म फाइबर के बारे में, और लास्ट में हम लोग पेरेन्काइमा के बारे में आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जाइलम जो कार्य करता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जाइलम मुख्य रूप से पानी के संवहन के लिए बना हुआ है। जो मैकेनिकल सपोर्ट है, जो स्टोरेज है, ये इसके साइड वाले काम है। लेकिन जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो पानी का संवहन करना है, और ये प्लांट के लिए, पानी के संवहन के लिए ही बना हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसको हमने नाम दिया जाइलम का। और सेकंड वाले पार्ट में जब हम आएंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो भी संवहन पुल का पार्ट है, जिसको हम कहेंगे फ्लोएम, जो कि भोजन का संवहन करता है, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। जैसा कि शुरू में मैंने कहा था, खाना और पानी
दोनों ही जीवित के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पानी वाला काम तो कर दिया जाइलम ने और खाने वाला काम करेगा फ्लोएम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ्लोएम के बारे में होगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में होगा। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।